कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक जवान लड़की की शादी किसी बुढ़े राजा से हो गई थी एंड वो राजा नशे की हालत में उसे काफी मारता था। आज भी वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तो वो लड़की उसे धक्का दे देती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब उस लड़की ने ठान लिया था कि वो इस राजा को मार कर ही रहेगी, इसलिए वो अपने हाथ में चाकू पकड़ती है कि तभी ही वहाँ पर कोई आकर उसे रोकता है एंड कहता है कि लगता है कि रानी को चाकू यूज करना नहीं आता। वो लड़की अपने मन में सोचती है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ अगर मैं उसके साथ नहीं रह सकती तो जो लड़का मुझे पसंद करता है अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। इतना सोचकर वो उसे किस करने लगती है। वैसे ये दोनों हमारी कहानी के मेन लीड्स हैं। लड़की का नाम है सुजाओ और लड़के का नाम है शौसी। सुजाओ से कहती है कि तुम मेरे लिए राजा को मार डालो और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। यह सुनकर वो उसे किस करने लगता है, यानी कि उसने फैसला कर लिया है कि वो राजा जो कि उसके डैड भी थे उसे मार डालेगा। फिर हमें बताया जाता है कि राजा के मरने के बाद नौमा राजकुमार शौसी राजगद्दी पर बैठ गया है और सुजाओ एम्प्रेस डाउचर बन गई है। वहीं सुयू प्राइम मिनिस्टर। सुयू और सुजाओ दोनों ने ही मिलकर सू फैमिली की सारी पावर को सीज कर लिया है। फिर कहानी हमें 5 सालों के बाद की दिखाई जाती है जहां पर सुजाओ मस्त होकर ड्रिंक्स कर रही थी। उसका नौकर उसके बाजू में ही बैठा था। वो उसे ताड़ना शुरू कर देती है एंड कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो पर मेरे टाइप के नहीं। ही फैमिली के दोनों आदमी मेरे पीछे पड़े हैं क्योंकि मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। कि तभी ही उसकी पर्सनल मेड आकर उसे कहती है कि आपको इतना ज्यादा ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। तभी ही वहाँ पर उसका दूसरा नौकर आ जाता है तो वो उसे देखकर कहती है कि तुमने तो नए कपड़े खरीदे हैं, ये तुम पर काफी अच्छे लग रहे हैं, पर अगर तुम इन्हें एक के बाद एक मेरे सामने उतारो तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगोगे। सडनली वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि राजा वहाँ पर आने वाले हैं। तो ये सुनकर वो कहती है कि ये इतनी जल्दी आ गया। शौसी काफी गुस्से के साथ सुजाव की तरफ बढ़ता है एंड कहता है कि एम्प्रेस डाउचर राजमहल वापस चलिए। तो वो कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, अगर मैं वहाँ आई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम जानते हो ना कि मैं कितनी डेंजरस पर्सन हूँ। अगर अभी मैं राजमहल आती हूँ तो सबको पता लग जाएगा कि 5 साल पहले क्या हुआ था। उसकी मेड तुरंत शौसी के सामने झुक जाती है एंड कहती है कि इसे माफ कर देना, ये ड्रंक है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सुजाओ सारे नौकरों को बाहर जाने का ऑर्डर देती है एंड फिर जब ड्रिंक करने के लिए जाती है तो शौसी उससे छीनकर खुद ही ड्रिंक कर लेता है एंड फिर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। सुजाओ उसे दूर धक्का देकर कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल हो। शौसी कहता है कि हाँ मैं हूँ, तो क्या कर लोगी? वैसे तुम मेरे साथ राजमहल वापस आ रही हो क्योंकि ये राजा का ऑर्डर है। अगले सीन में वो अपना दुखड़ा इन दोनों को सुना रही थी कि राजा काफी ज्यादा जेलस थे, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं राजमहल वापस चली जाऊं। उन्होंने इसके लिए फरमान भी जारी कर दिया है तो अब मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। उनमें से एक नौकर जिसका नाम था शिहुआ वो कहता है कि आप हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि मुझे भी तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाना है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे जाना ही होगा। अगले दिन शौसी अपने पर्सनल गार्ड से पूछता है कि क्या वो आ रही है। तो वो कहता है कि हाँ अभी वो रास्ते में ही है। शौसी उसे कहता है कि योंगली पैलेस को डिमोलिश कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सुजाओ फिर से वहाँ पर रहने के लिए चली जाए। उसकी एक ईंट भी सही सलामत नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ तुम टुकड़े टुकड़े कर दो। अगले सीन में मैडम ही रास्ते के बीच में तमाशा खड़ा कर रही थी। वो सभी से कहती है कि ये सुजाओ एक नंबर की चुड़ैल है। उसने मेरे पति और मेरे बेटे पर कौन सा जादू कर दिया है कि वो दोनों हर रोज उस चुड़ैल के ही नाम की रट लगाए फिरते रहते हैं। उस जैसी औरत को एम्प्रेस डाउचर नहीं होना चाहिए। वो लड़कों को फांसना चाहती है तो उसे तो किसी ब्रॉथल में काम करना चाहिए। सुजाओ उसी रास्ते से आ रही थी एंड उसने भी मैडम ही की बातें सुन ली थी। वो उसे कहती है कि आप बिल्कुल यहाँ पर एक गवारों की तरह पेश आ रही है, आपको और आपके बेटे दोनों को ही थोड़ा पढ़ने लिखने की जरूरत है। तभी ही वहाँ पर उसका बेटा आकर कहता है कि प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे अलावा किसी भी और लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैडम ही उसे कहती है
कि तुम बाहर क्यों निकल गए, जल्दी से घर में जाओ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना। पर उसका बेटा उसे धक्का देकर सुजाव के पास आकर कहता है कि प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। तो सुजाव उसके कान में कुछ कहती है एंड फिर दूर आकर कहती है कि देखो तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए, वो तुम्हारे अच्छे के ही बारे में सोचते हैं, वो लोग जहाँ कहेंगे तुम्हें वहीं पर ही शादी करनी पड़ेगी। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। मैडम ही उसे देखकर कहती है कि तुम इस चुड़ैल की बात पर हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो, क्या इसने फिर से तुम पर कोई जादू टोना कर दिया है। पर उसका बेटा ही तो बस यही कह जा रहा था कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा, तुम जैसा कहती हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैडम ही कहती है कि मैं ऐसे बेटे को कभी भी जन्म नहीं दे सकती, ये मेरा बेटा है ही नहीं। ये सारा नजारा दूर से एक लड़का देख रहा था। जब सूजा वहाँ से जा रही थी तो उसकी भी नजर उस लड़के पर पड़ती है, पर तब तक तो वो लड़का वहाँ से जा चुका था। अगले दिन सूजा राजमहल पहुँच जाती है तो उसे देखने के लिए हरम की कुछ औरतें और रानी खुद आती है। कॉन्क्यूबाइंस आपस में बातें करने लगती है कि इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे कुछ भी नहीं आता, यह आज से पहले राजमहल में कभी नहीं रही, तो इसे राजमहल के नीति नियम के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। यहाँ पर रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और रात के 9 बजे से पहले सोना पड़ता है। ये सुनकर मेड कहती है कि आप लोग एम्प्रेस डाउचर के सामने इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं, जल्दी से नील डाउन करो। सूजा उससे कहती है कि तुम्हारी शादी राजा से हुई है, इसलिए तुम लोग खुद को इतना ऊपर मत समझो। वो उन लोगों को थोड़ा डराने के लिए कहती है कि मुझे आज से पहले रानी बनने का शौक कभी भी नहीं हुआ, इसलिए तो मैंने अपने बेटे को भी मार डाला। वैसे भी मुझे वो बुढ़ा राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसकी रानी तो कौन ही बनना चाहेगा। ये सुनकर ये तीनों लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। मेड उसे कहती है कि आपका क्या कोई बेटा भी था, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कहती है कि मैं तो बस झूठ कह रही थी, मेरा कोई बेटा नहीं है। अगले सीन में शौजी रानी से कह रहा था कि तुम हरम के मामले संभाल रही हो तो वही काम करो, आज से एम्प्रेस डाउचर कोर्ट के मामले संभालेगी और वो जो कहेगी वही तुम्हें करना होगा। सूजा उन दोनों की बातें दूर से सुन रही थी। वो कहती है कि मेरा सौतेला बेटा कितना ज्यादा अच्छा है, मेरे बारे में वो कितना सोचता है। शौजी रानी से कहता है कि महामंत्री का जन्मदिन आने वाला है, तुम आजकल मुझे काफी चिंता में लग रही हो, तो घर जाकर आराम करो। सुजाव कहती है कि ये बस दिखावा कर रहा है कि इसे रानी की बहुत ही फिक्र है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन में वो काम कर रही थी तो उसकी मेड आकर उसे कहती है कि आप किसी चैन नाम के बंदे को ढूंढ रही है ना, तो मैंने सुना है कि वो यहीं राजमहल में काम करता है और हाल ही में ही बाहर उसने आपकी वजह से झगड़ा भी किया। सुजाव कहती है कि वो चैन यहाँ राजमहल में काम करता है और मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। जब वो सोने के लिए जा रही थी तो शौजी उसके रूम में आता है। वो कहती है कि लगता है कि तुम गलत रूम में आ गए हो। शौजी फिर भी नहीं चाहता तो वो कहती है कि 5 साल पहले जो तुमने किया था क्या आज भी तुम वही करना चाहते हो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 5 साल पहले शौजी ने उस बुढ़े राजा को मार डाला था। फिर वो उसे कहता है कि आज से मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, बदले में तुम्हें मुझे सर्व करना होगा, तुम्हें आज के बाद से जो भी बुली करेगा मैं उसे मार डालूंगा। शौजी उसे केस करने वाला था कि चैन आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। शौजी उसे कहता है कि अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अभी मैं बिजी हूँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सुजाओ जिसके चैन को देखने के बाद एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए थे, पर वो खुद को शांत करके कहती है कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो। तो चैन कहता है कि एम्प्रेस डाउचर आप बड़ा अच्छा मजाक कर लेती है, मैं ये नहीं कर सकता। तो शौजी कहता है कि तुम अभी तक यहाँ हो, गए नहीं। सुजाओ चैन को जाते हुए देख रही थी तो वो उसे कहता है कि वहाँ क्या देख रही हो। सुजा उसे कहती है कि अभी भी तुम वैसे के वैसे ही हो, जरा से भी नहीं बदले। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था कि तुम उस रात मेरे पास क्यों आए थे। तो वो कहता है कि उस रात में ड्रंक था और आज भी मैं ड्रंक हूँ। ये सुनकर सुजाव को उस पर काफी गुस्सा आता है, वो दरवाजा बंद करने लगती है। तो शौजी उसे कहता है कि तुम ही फैमिली को तंग करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। पर वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पर ही फैमिली का वही लड़का सुजाव की बात को याद करता है। सुजाव ने उसे कहा था कि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा है तब तक वो तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करने देंगे, और उसके हाथ में सुजाव की हेयरपिन थी। अगले दिन शौजी को सारे मंत्री आकर बताते हैं कि मास्टर ही की मौत हो गई है और उसके बेटे के हाथ में एम्प्रेस डाउचर की हेयरपिन है। तो कहीं
ऐसा तो नहीं कि एम्प्रेस टाउचर ने ही उसे मारने का ऑर्डर दिया हो। ये सुनकर शाओजी उन पर गुस्सा करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। रानी सुजाव के पास आकर उसे ब्रेसलेट गिफ्ट में देती है तो सुजाव उसे कहती है कि यहाँ पर सभी को पता है कि मुझे ब्रेसलेट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्या ये सब कुछ करके तुम मुझे प्रोवोक करना चाहती हो। वो काफी गुस्से से उसे कहती है कि यहाँ पर नील डाउन होकर मेरे साथ ओपेरा देखो, यही तुम्हारी सजा है। उसकी मेड उसे कहती है कि आप पिछले 5 सालों से यही ओपेरा देखती आ रही है, क्या आपको अब बोरिंग फील नहीं होता क्योंकि आप इसे हजारों बार देख चुकी हो। तो सुजाओ उसे कहती है कि जरा देखो, वहाँ पर उस लड़के ने उस सुंदर लड़की को पिंजरे में कैद कर दिया एंड फिर उसके पर काट लिए। उस लड़की ने उस लड़के के पास से उसका सब कुछ छीन लिया। रोज ही वो उसके साथ बदसलूकी करता है एंड फिर पूछता है कि तुम अब पहले की तरह स्माइल नहीं करती। मेड कहती है कि आप रोना शुरू करें, इससे पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। दूर से शाओजी उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। शाओजी काफी गुस्से से सुजाव के पास आता है तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर काम धाम छोड़कर ओपेरा देखने आए हो या फिर उस औरत की वजह से। तो शाओजी उसे कहता है कि ही फैमिली बर्बाद हो गई, क्या अब तुम्हें शांति मिली। तो वो कहती है कि हाँ, अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम जानती भी हो क्या कि तुम क्या बोल रही हो। तभी ही वो कॉन्क्यूबाइन खड़ी होकर कहती है कि मैं तो बस एम्प्रेस टाउचर को गिफ्ट देना चाहती थी, पर उसने तो मुझे सजा ही दे दी। मुझे पता नहीं है कि मेरी गलती कहाँ पर है। वैसे वो रानी नहीं बल्कि कॉन्क्यूबाइन थी। सुजाओ से कहती है कि तुम नाटक अच्छा कर लेती हो, बाहर तो सबको ये दिखाती हो कि तुम मेरी साइड हो, पर अंदर ही अंदर में तुम छुरी खोपने में लगी हो। क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा ये अच्छा बनने का नाटक मुझे हर्ट कर सकता है। वैसे दिखने में तुम काफी बदसूरत और दिमाग से पैदा लगती हो, तो तुमसे तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ये सुनकर शाओजी को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उस कॉन्क्यूबाइन का लाया हुआ ब्रेसलेट उसे जबरदस्ती पहनाने लगता है। सुजाव को इससे काफी हर्ट हो रहा था, पर वो ये बात नोटिस ही नहीं करता। वो उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। इतना कहकर वो सुजाव को सबके सामने से उठाकर वहाँ से ले जाता है, पर अंदर आने के बाद वो उसे माफी मांगने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सुजाव के हाथ में लगी चोटों को देखकर उस ब्रेसलेट को निकाल कर दूर फेंक देता है। फिर से वो उसके गले लगकर उसे माफी मांगने लगता है। सुजाव उसे दूर होना चाहती थी, पर वो उसे छोड़ता ही नहीं। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या चाहिए, उस चीज का नाम बताओ, मैं वो चीज तुम्हारे लिए लाकर दूंगा। ये सुनकर सुजाव को थोड़ी हंसी आ जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे जो चाहिए वो चीज तुम मुझे कभी भी लाकर नहीं दे सकते। वो उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो और प्लीज रोना बंद करो। यहाँ पर दिखने से लग रहा था कि शाओजी को सुजाव की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। आगे शाओजी को पता लगता है कि सभी मंत्री मिलकर एम्प्रेस टाउचर यानी कि सुजाव को फंसाने का प्लान बना रहे हैं। शाओजी अपने पर्सनल गार्ड को ऑर्डर देता है कि तुम एम्प्रेस टाउचर की सिक्योरिटी को बढ़ा दो। उसके खाने पीने में जहर नहीं है, ये बात चेक करके ही वो चीज उसके पास जानी चाहिए। जो भी लोग उसे मिलने के लिए आते हैं उनकी डबल चेकिंग होनी चाहिए। अगर कोई सस्पिशियस पर्सन मिले तो उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर दो। फिर वो सुजाव को देखने के लिए आता है जो कि सो गई थी। वो उसकी मेड से कहता है कि टिंग, क्या तुम्हें जनरल सीमो याद है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। इस पर मेड कहती है कि पहले मैं जनरल सीमो के यहाँ काम करती थी। शाओजी उसे कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो इंपीरियल एग्जाम देने के लिए आए थे। वो एक टैलेंटेड और टॉप स्कॉलर थे। तब उम्र में काफी छोटा होने की वजह से मैं उनके क्लोज नहीं था, पर जीमू की काबिलियत के चर्चे पूरे नगर में थे। मैंने हमेशा ही जीमू को दूर से देखा है। तो मेड कहती है कि ये जानकर मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने मेरे जनरल को याद रखा। वो काफी नेक इंसान थे। बचपन में ही उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर तुम्हें मरना ही है तो अपने देश के लिए मरो। वो हमेशा ही मुस्कुराते रहते थे। उनकी पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर ऐसा था कि कोई भी उससे प्यार कर बैठे। तभी ही सुजाव को खांसी आती है तो वो उसकी फिक्र करने लगता है। जब उसे होश आता है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सुजाव उसे पूछती है कि क्या तुम आज भी ड्रंक हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं हूँ। वो कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इतना कहकर वो उसे किस करने लगती है। वो उसे पूछता है
कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो वो उसे कहती है कि मुझे चैन चाहिए, तुम मुझे चैन ला कर दो। वो कहता है कि क्या अब तुम्हें वो पसंद आ गया है? वो कहती है कि नहीं, मैंने सुना है कि वो पेंटिंग अच्छी कर लेता है। शौजी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता एंड वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चैन सुजाव के पास आता है। जब वो पेंटिंग बना रहा था तो वो उसे काफी घूर कर देख रही थी। चैन कहता है कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तो वो कहती है कि नहीं, तुम बस मेरे एक पुराने फ्रेंड जैसे दिखते हो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जनरल जीमू उसकी पेंटिंग बना रहा था तो सुजा उसे कहती है कि तुमने तो कभी भी मुझे देखा भी नहीं, फिर भी तुम मेरी इतनी अच्छी पेंटिंग बना कैसे लेते हो? तो इस पर जीमू उसे कहता है कि मैंने तुम्हें टच किया और टच करते ही मुझे पता लग गया कि तुम कैसी दिखती हो। जनरल जीमू ने अभी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी क्योंकि उसे आंखों के रिलेटेड कोई बीमारी थी और वो दिखने में बिल्कुल चैन जैसा था। प्रेजेंट में चैन उसे पूछता है कि क्या आपका वो फ्रेंड आपके लिए इम्पोर्टेंट था? तो वो कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो, अगर ज्यादा छानने की कोशिश की तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। आगे चैन ने उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स बना दी थी जो कि सुजाव को काफी ज्यादा पसंद आती है। वो अपनी मेड से कहती है कि जाओ इसे दीवार पर टांग कर आओ। मेड मुंह बिगाड़ती हुई वहां से जा रही थी तो चैन पूछता है कि अब इस आंटी को क्या हो गया? तो वो कहती है कि इसकी अभी तक शादी नहीं हुई ना, इसीलिए जब भी ये कपल्स को देखती है तो इसी तरह से मुंह बिगाड़ती है। फिर वो उससे पूछती है कि वैसे तुम कितने साल के हो? दिखने से तो लग रहा है कि 20 के आसपास के होगे। तो वो कहता है कि आपने सही अंदाजा लगाया। शौजी कब से उन दोनों को दूर से देख रहा था। वो कहता है कि तुम मेरे सामने तो इस तरह से कभी भी स्माइल नहीं करती। चैन से पूछता है कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? तो वो कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि मुझे हैंडसम लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुनकर शौजी को उस पर काफी गुस्सा आता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। तभी ही वहाँ पर एक मेड खाना लेकर आ रही थी, उसके हाथ में चाकू था। वो जल्दी से सुजा पर हमला करने लगती है कि तभी ही चैन बीच में आकर उसे टॉर्च कर देता है। उसी वक्त पर शौजी आकर उस मेड को मारता है एंड गार्ड को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इसे जेल में डाल दो। वो सुजाव से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो सुजाव चैन से कहती है कि तुम जरूर डर गए होगे। शौजी चैन से कहता है कि क्या तुम अभी तक गए नहीं? वो जा रहा था तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, तो तुम कल भी आना। शौजी उसे दोबारा पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि सही टाइम पर चैन ने आकर मुझे बचा लिया था। तुम चैन को रिवॉर्ड देना मत भूलना। तो वो उसका गला पकड़कर उसे कहता है कि तुम मेरे सामने दूसरे आदमी की बात कैसे कर सकती हो? क्या अब तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया है? तुम्हें पता भी है क्या कि उसी लड़के की वजह से आज तुम पर हमला हुआ? सुजा उसे कहती है कि चैन यहाँ से चला गया है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी चले जाओ। अगले सीन में उसका भाई सुयू उसे मिलने के लिए आया था। वो सुजाव से कहता है कि मेरे बटलर ने कांड कर दिया है, तो प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं इस झमेले में से निकल सकूं। वो उसे कहती है कि तुम इस मुसीबत का हल खुद ही ढूंढ निकालो, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, पर हाँ याद रखना कि कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर शौजी को तुम्हारे बारे में पता लगा तो समझ लेना कि अगले दिन तुम्हारी अर्थी ही बाहर निकलेगी। सुयू कहता है कि मैं समझ गया। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वो कहती है कि अब मैं 30 की हो गई हूँ। मैं पिछले 10 सालों से मीनिंगलेस जिंदगी को जीती आ रही हूँ। मेरे जैसी को तो मर ही जाना चाहिए। वैसे ये अच्छा रहेगा, मैं जवान बनकर ही मरना चाहती हूँ ताकि मैं ऊपर जाऊँ तो वो मुझे आसानी से पहचान सके। अगर मैं बुढ़ी होने के बाद मरी तो क्या पता वो मेरे चेहरे को देखकर मुझे पहचान ना पाए। उसकी मेड कहती है कि वो जिंदा है या फिर मर गए हैं, इस बात का किसी को कुछ भी पता नहीं है एंड अगर वो जिंदा है फिर भी वो आपको पहचान नहीं पाएंगे, तो प्लीज आप ऐसी बातें करना बंद करिए। अगले दिन भी सुयू उसके पास से मदद मांगने के लिए आता है तो वो माला छपने लगती है। वो कहता है कि सिस्टर तुम्हें तो भगवान में बिलीव नहीं था ना, फिर ये कब हो गया? तो वो कहती है कि तुम्हें देखने के बाद। फिर सुयू अपना भाषण शुरू कर देता है कि उसने क्या कांड किया है, पर वो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी तो वो तंग होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो शौजी के साथ खाना खा रही थी तो शौजी उसे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी उस ओपेरा की कहानी से काफी ज्यादा अलग है, इसलिए तुम अपने आप को उस ओपेरा की हीरोइन की तरह मत देखो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि और तुम भी उस कहानी की हीरो जैसे नहीं हो। वैसे आज रात क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? अगले सीन में शौजी उसे पूछ रहा था
कि अगर मेरा जन्म 10 साल पहले हुआ होता तो क्या तुम मुझे पसंद करती। इस पर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती, पर शौजी के सोने के बाद कहती है कि अगर मेरा जन्म 10 सालों के बाद हुआ होता तो मैं तुम्हें जरूर पसंद करती एंड तुम्हारे साथ ही रहना चाहती। अगले दिन सुजाओ चैन के साथ लंच कर रही थी तो दूसरी तरफ शौजी बाहर गया था। मैडम ही उसे कह रही थी कि तुम राजा हो तो तुम्हें न्याय करना ही होगा। कैपिटल में सभी लोग ये बातें कर रहे हैं कि मेरे बेटे ने मेरे पति को मार डाला है, पर ये सरासर झूठ है। मेरे पति को मारने वाली तो सुजाओ है। शौजी उसे कहता है कि आप अपने पति को जितना इनोसेंट समझ रही है वो उतने है नहीं। वो लड़कियों की किडनैपिंग करके उसकी स्मगलिंग करते हैं। उसने शाही खजाने को भी चुरा लिया है और वो दूसरे देशों के साथ मिलकर देशद्रोह कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेगी। तो वो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, मेरे पति बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है। जरूर उसे कोई फंसाना चाहता होगा, मुझे पता है ये काम भी उस सुजाव का होगा। ये सुजाव तो मेरे पति और मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। तभी ही भीड़ में से एक बंदा उछलकर बाहर निकलता है एंड कहता है कि एम्प्रेस डाउचर सुजाव हमारी कंट्री के लिए एक श्राप है। अगर अभी हमने उसकी बलि नहीं चढ़ाई तो हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा। मैडम ही कहती है कि देखा सभी लोग मेरी साइड है, अब तो आपको उस शैतानी औरत को मारना ही पड़ेगा। शौजी कहता है कि मैं जल्दी ही सुजाव को अपनी रानी बनाने वाला हूँ और मैं सबको साबित कर दूंगा कि वो कोई शैतानी औरत नहीं है। रात में मेड सुजाव से कह रही थी कि राजा ने सबके सामने कहा कि वो तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि उसके राजा तो पागल हो गए हैं। तो वो कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अचानक से शौजी वहाँ पर आकर कहता है कि हाँ मैं हूँ पागल और मैं बहुत ही ज्यादा पागल होना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है कि ये बात मुझे पता है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो शौजी उसे किस करने लगता है। अगले दिन सुजाओ चैन के साथ ड्रिंक कर रही थी। चैन ने वाइन में जहर मिलाया था। जैसे ही सुजाओ उसे पीने वाली थी कि मेड आकर उसे रोकती है एंड कहती है कि आप काफ़ी ड्रंक हो गई है तो अब आपको सो जाना चाहिए। सुजाओ को सुलाने के बाद चैन के पास वो वापस आती है एंड कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम मेरी लेडी के साथ क्या करना चाहते थे। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो कल से यहाँ पर मत आना, क्योंकि अगर तुमने उसे मारा तो जनरल बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये जनरल की काफ़ी चहीती थी। ये सुनकर चैन कहता है कि क्या कहा जनरल की चहीती। ये औरत जनरल जैसे इंसान का प्यार डिजर्व ही नहीं करती। पता नहीं क्यों मेरे भाई ने इस जैसी औरत को पसंद किया। मेडू से देखकर कहती है कि ज़ीहुआई क्या ये तुम हो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जनरल ज़ीमो अपने छोटे भाई ज़ीहुआई के साथ था। वो सुजाव की पेंटिंग उसे दिखाकर कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है एंड ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मेड उसे कहती है कि तुम उस वक्त काफी ज्यादा छोटे थे, इसलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। इतना कहकर वो उसे सुजाव की कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है कि सुजाव एक डॉक्टर की बेटी थी। वो अपने डैड के ही क्लिनिक में काम करती थी, जिस वजह से उसे मेडिसिन और अलग अलग डिसीज के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। एक दिन उसकी टक्कर जनरल से हो गई। सुजाव ने देखा कि जनरल को आंखों की बीमारी है, इसलिए उसने उसका इलाज करने के बारे में सोचा और इसी दौरान ये दोनों काफी क्लोज आ गए। ज़ीमो से कहता है कि तुम काफी गुस्सैल और जंगली बिल्ली टाइप की हो, पता नहीं तुमसे कौन शादी करेगा। वो कहती है कि इससे तुम्हें क्या। तो जनरल कहते हैं कि अगर कोई भी तुमसे शादी ना करे तो तुम मुझसे शादी कर लेना, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। ये सुनकर वो स्माइल करती है। जनरल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फेस को टच करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि तुम कैसी दिखती हो। घर आने के बाद सुजाव के बारे में जनरल इस मेड को भी बता रहा था। फिर ज़ीमो की आंखें भी ठीक हो जाती है। सुजाव 19 साल की हो गई थी, इसलिए ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। इन दोनों की फैमिलीज भी इस बात से अग्री थी, पर शादी के 1 महीने पहले ही सरहद पर जंग शुरू हो गई थी, इसलिए जनरल को अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए वहां जाना पड़ता है। पर जाने से पहले वो अपनी मेड से कहते हैं कि मेरे बिना तुम सुजाव का ध्यान रखना। आगे सुजाव जनरल के वापस आने का इंतजार कर रही थी। 1 साल ऐसे ही उसके इंतजार में बीत जाता है। उसके बाद जनरल जीत कर वापस आते हैं। 1 साल के बाद एक दूसरे को देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। जनरल सभी के सामने उसे हक कर लेते हैं, पर तभी ही इन खुशियों को किसी की बुरी नजर लग जाती है। वो बुढ़ा राजा सुजाव को देख रहा था। उसे पता था
कि ये जनरल सीमू की फियांसे है एंड ये दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। पर इस बुढ़े को इस बात से कहाँ कोई फर्क पड़ रहा था। वो तो सुजव की ब्यूटी में एकदम पागल सा हो गया था। सारे मंत्री उसे समझाते हैं कि उस लड़की में ऐसा भी कुछ खास नहीं है, तो आप उसे जाने दे और बाकी सारे कामों में ध्यान दे। पर ये राजा तो सुजव के नाम की रट लगाए बैठा था। वो इन मंत्रियों से कहता है कि आप लोग कैसे भी करके उस सुजव को मेरे बेड तक लाइए, वरना मैं आप लोगों को सजा दूंगा। ये सुनकर सारे मंत्री डर जाते हैं। उनमें से कुछ मंत्री सुजव को पकड़कर राजमहल की तरफ ला रहे थे। उन लोगों ने सू फैमिली को खत्म कर दिया था। बस सुयू और सुजव ही जिंदा थे। जिमू को जब इसके बारे में पता लगा तो वो सुजव को राजमहल से वापस लाने के लिए जा रहा था। पर तभी ही उसके सामने बहुत सारे इंपीरियल गार्ड आ जाते हैं। जनरल उन सभी का मुकाबला काफी अच्छे से कर रहे थे, पर गार्ड्स आना बंद ही नहीं हो रहे थे, जिस वजह से वो हारने लगते हैं। थोड़ी ही देर में 7-8 लोगों की तलवारें उसकी बॉडी के आर पार थी। ऐसी हालत में भी जनरल सीमू को सुजव की फिक्र थी, पर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते एंड उसकी मौत वहीं पर ही हो जाती है। यहाँ महल में वो बुढ़ा राजा सुजव को काफी मारता था ताकि वो उसके कंट्रोल में आ जाए। सुजव इसी इंतजार में थी कि किसी दिन उसके जनरल आएंगे एंड उसे जरूर बचा लेंगे, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि जनरल की अब मौत हो गई है, क्योंकि उस बुढ़े राजा ने उसे कमरे में ही बंद करके रखा था। बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में सुजव को कुछ भी पता नहीं था। राजमहल के एंट्रेंस पर इतना सारा खून और बहुत सारी लाशें बिखरी हुई थी, उसको साफ करने में पूरे के पूरे 3 दिन लग गए। ये बुढ़ा राजा इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो रोज ही सुजव के साथ बदसलूकी करता था, उसे काफी मारता था ताकि वो उसे बेड पर सर्व कर सके। 1 साल के बाद मैं उसके पास आई और मैंने उसे बताया कि जनरल अब जिंदा नहीं रहे। ये सुनने के बाद सुजव एक जिंदा लाश बन गई। उसने जीना ही छोड़ दिया था, पर फिर उसने ठान लिया कि वो एक पावरफुल वुमन बनेगी और जितने भी लोगों ने उसके साथ बुरा किया है वो उन सभी को सजा देगी। ये फैमिली उनमें से लास्ट थी। उसने अपने सारे दुश्मनों को मार डाला है। सुजव बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसे पता था कि तुमने उसकी वाइन में जहर मिला दिया है, पर फिर भी वो उसे पीना चाहती थी क्योंकि अब उसे जिंदा नहीं रहना है। अच्छा है कि सही टाइम पर मैंने तुम्हें रोक लिया। तुम उसे मारना चाहते हो पर तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम जनरल जीमू के बड़े भाई हो। जीमू इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि जिहुआई यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जिहुआई कहता है कि पहले मैंने जो कुछ भी किया इस बात का मुझे सच में पछतावा है। मेरे बड़े भाई ने ठीक कहा था, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सुजव को जब होश आता है तो मेड उसे कहती है कि तुम कंफ्यूज हो ना कि तुम जनरल को ज्यादा पसंद करती हो या फिर शाओजी को। तो देखो तुमने अपना बदला ले लिया है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। शाओजी तुम्हें काफी पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो, तो तुम्हें अब एक हो जाना चाहिए। इस पर सुजव उसे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी वजह से शाओजी को उसकी प्रजा, उसके मंत्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर अभी मैं उसके साथ रही तो मैं उसके लिए मुसीबत ही खड़ी करूंगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैंने ऑलरेडी जीमू को हर्ट कर दिया है, अब मैं किसी और को हर्ट नहीं करना चाहती। ये सुनकर उसकी मेड उसे जोर से एक चाटा मारती है एंड कहती है कि तुम मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो उसे कहती है कि ये मेरा अपना खुद का फैसला है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। तो दूसरी तरफ शाओजी लालटेन्स बना रहा था क्योंकि किसी ने उसे कहा था कि इस तरह से करने पर मांगी हुई इच्छा जरूर पूरी होती है। शाओजी को इन सारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, पर फिर भी वो ये करना चाहता था। अगले सीन में वो सुजव के साथ मिलकर लालटेन्स चला रहा था। वो उसे कहता है कि जब मैं 15 साल का था तब मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा था और पहली ही नजर में तुम मुझे काफी पसंद आ गई थी। सुजव कहती है कि उस टाइम पर मैं ये सोचती थी कि ये तालाब कितना गहरा होगा, अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो क्या मैं मर जाऊंगी। शाओजी उसे कहता है कि उस टाइम पर एम्प्रेस मुझे काफी मारती थी, मुझे काफी बुली करती थी क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं मैं उसके बेटे की जगह ना ले लूं। सुजव उसे कहती है कि अच्छा तो तुम इसीलिए एक ही बार में मेरे कहने पर राजा को मारने के लिए तैयार हो गए। फिर हमें इनके कुछ रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। वो उसे पूछती है कि तुमने लालटेन में कौन सी इच्छा मांगी, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लंबी जिंदगी जियो। ये सुनकर सुजव के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि उसने ऑलरेडी जहर खा लिया था। तभी ही उसे अचानक से खून की उल्टी होती है।
तो शाओजी उसे कहता है कि जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, पर सुजा उसे कहती है कि किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे इस हालत में देख ले। शाओजी उसे कहता है कि नहीं, तुम अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरी एक बात मानोगे, मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को उसकी अस्थियों के बाजू में ही रखना। शाओजी उसे कहता है कि मैं ये जरूर करूँगा, पर तुम्हें भी वादा करना होगा कि अगले जन्म में तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगी, मैं तुम्हें अगले जन्म में कहीं नहीं जाने दूंगा। शाओजी ये सब कुछ कह ही रहा था कि सुजाव की वहीं पर ही मौत हो जाती है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में सुजाव का फ्यूनरल पूरा हो गया था। शाओजी उसकी कब्र में से उसकी अस्थियां बाहर निकालता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस जन्म में भी उसका नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और इसी सैड एंडिंग के साथ ही ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।